चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। और आज हमने नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है, दैट इज ट्रेडिंग इनकम। सो फार हमने जो है नॉन सेविंग इनकम में एम्प्लॉयमेंट इनकम, सबसे पहले प्रॉपर्टी इनकम की बात की, फिर हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम की बात की, फिर हमने पेंशन की बात की, और अब हम नॉन सेविंग इनकम का लास्ट हेड जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग इनकम। आज हम ट्रेडिंग इनकम की मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल ही डिस्कस करेंगे, ताकि ओवर द वीकेंड आप लोग जो हैं वो पेंशन को टाइम दें और पेंशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। फिर इंशाल्लाह मंडे से हम जो है ट्रेडिंग इनकम के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ट्रेडिंग इनकम होता क्या है सबसे पहले तो। ट्रेडिंग इनकम आप कह सकते हो कि जब एक बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जब एक बंदा सोल प्रोप्राइटर होता है या एक पार्टनरशिप होता है, तो तो इन दोनों बिजनेसेस से जो उसको इनकम आती है, जो उसको प्रॉफिट आता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। तो ट्रेडिंग इनकम का सिंपली मतलब ये है कि यहाँ पर इंसान एम्प्लॉयड नहीं है। मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम पे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के डिफरेंसेस बताए थे। तो यहाँ पर एक जो बंदा है वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी वो कहीं पर जॉब नहीं करता, बल्कि वो अपना कोई ना कोई बिजनेस जो है वो रन कर रहा है। तो अब अगर हम ट्रेडिंग इनकम की बात करें, जो भी वो बिजनेस रन करेगा, अगर हम उस बिजनेस की बात करें तो आपको पता है कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी। उस बिजनेस में सबसे पहले सेल्स होंगी, ठीक है। उस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर दिया जाएगा, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो है वो माइनस कर दिया जाता है। और अगर इसके अलावा जो भी आपकी इनकम वगैरह होती है, ऑपरेटिंग इनकम की अगर मैं बात करूं, या इसके अलावा जो भी इनकम है वो आपकी ऐड कर दी जाती है। तो ऐड कर दो अदर इनकम, तो आपका आखिर में एक आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट होता है आपका, ये बेसिकली आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है। और ये आपका नॉन सेविंग इनकम में कंप्यूट इस पर हम टैक्स जो है वो कंप्यूट करते हैं। अब देखें, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आपका आता है, आपको पता है कि हम ये जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये टैक्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं या टैक्स के जो रूल्स होते हैं उनसे काफी डिफरेंट होते हैं। आपको ये भी पता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं या जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो हम बहुत सी चीजें एस्टिमेट के तौर पर ले रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी डेप्रिसिएशन होती है। सेकंड, हम जब चीजों को फेयर वैल्यू पर लिख रहे होते हैं, वो भी एस्टिमेट होता है। हम जब प्रोविजंस कैलकुलेट करते हैं, ये भी एस्टिमेट होता है। तो हम अपना ये जो नेट प्रॉफिट होता है, इसको बहुत ज्यादा एस्टिमेटेड जो है वो चीजों के ऊपर लेकर चल रहे होते हैं। जबकि एचएमआरसी ये कहता है कि हम जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो हम एस्टिमेट्स की बेसिस पे नहीं, हम रियलिटी, हम ऑन ग्राउंड बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसलिए आपका ये जो भी नेट प्रॉफिट आता है, ये वाला, इस नेट प्रॉफिट को हम एडजस्ट करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद, और फिर उस प्रॉफिट को हम लेकर जाते हैं अपने नॉन सेविंग में। तो आप यूं कह लें कि ये जो आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, जो कि ट्रेडिंग नेट इनकम इसको कहलाता है, और नॉन सेविंग इनकम में जाता है, ये बेसिकली थोड़ा एडजस्ट होकर आपके नॉन सेविंग में जाएगा। अब ये एडजस्ट कैसे होगा इसको, ये जो नेट प्रॉफिट है, इसको हम बेसिकली कंसिडर करते हैं। हाँ, इसको हम बेसिकली कंसिडर करते हैं कि ये हमारा जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आया है, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। अब इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम बेसिकली कुछ ऐसे एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देते हैं जो एज पर टैक्स रूल हमें अलाउड नहीं होते। यानी हम इसमें ऐड करेंगे क्या, डिस अलाउड एक्सपेंसेस। हम इसमें ऐड कर देंगे डिस
अलाउड एक्सपेंसेस। अब ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हैं? ये बेसिकली वो एक्सपेंसेस हैं जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो अलाउ करते हैं, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते हुए या टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए एचएमआरसी अलाउ नहीं करता। यानी ये ऑलरेडी इस नेट प्रॉफिट से माइनस हो चुके होंगे, आपने इनको वापस ऐड बैक करना है ताकि हम अपने जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है जिसको टीएटीपी कहते हैं उस तक हम पहुंच सकें। तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है जो भी है उसमें आपने अपने डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करना होगा। अब डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है जो कि हम देखेंगे लेटर ऑन। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस के बाद जो है आपने इसमें क्या ऐड करनी है, आपने इसमें ऐड करनी है अपनी अलाउड इनकम। अब ये अलाउड इनकम कौन सी इनकम होगी? ये अलाउड इनकम वो इनकम होगी जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो ऐड नहीं की जाती लेकिन टैक्स पर्पस के लिए ऐड की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस और अलाउड इनकम ऐड हो जाएगी, और यहां से क्या माइनस होगा? यहां से आपके माइनस हो जाएगी अलाउड एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जो टैक्स पर्पस के लिए अलाउड है, आपने वो वाले एक्सपेंसेस जो हैं यहां से माइनस करने हैं, और आपने डिसअलाउड इनकम यहां से ऐड करनी है। डिसअलाउड इनकम का क्या मतलब है? डिसअलाउड इनकम का मतलब है कि ये वो इनकम होगी जो टैक्स पर्पस के लिए अलाउड नहीं होगी। तो आपने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से इसको माइनस करना है, डिसअलाउड इनकम। ये ऐड नहीं होगी अफाक भाई, आपने कहा ऐड होगी। नहीं नहीं, डिसअलाउड इनकम वो इनकम होगी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो ऐड हुई होगी पहले से, हमने टैक्स पर्पस के लिए उसको डिडक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? आपका कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपने याद रखना है ये जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा ये नॉन सेविंग इनकम में जाएगा। तो याद रखिएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको डिसअलाउड एक्सपेंसेस और अलाउड इनकम ऐड बैक करनी होती है। आपको अलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड इनकम जो है आपको माइनस करनी होती है। ठीक है, अब डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अलाउड इनकम, अलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड इनकम, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनमें डिफरेंट जो है वो लिस्ट आपको दी गई है कि ये वो चीजें हैं जो अलाउड हैं एज अ इनकम एंड एक्सपेंस, और ये वो चीजें हैं जो अलाउड नहीं हैं एज अ इनकम एंड एक्सपेंस। तो अब हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी डिसअलाउड इनकम की। हम नंबर 1 पे बात करेंगे। नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी इनकम्स हैं जो अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो मौजूद होती हैं लेकिन टैक्स को कैलकुलेट करते हुए हमने उनको निकालना है। उनको निकालने की रीजंस भी बताऊंगा, और ये भी देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हैं। तो नंबर 1 हम चले जाते हैं डिसअलाउड। ये आपने अपने पास जरूर लिखनी है ताकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन करते हुए कि यार कौन सी इनकम जो है वो टैक्स कैलकुलेट करते हुए आएगी और कौन सी इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हुए नहीं आएगी। अब डिसअलाउड इनकम में सबसे पहली इनकम जो हम अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से जो है वो माइनस करते हैं, दैट इज बेसिकली उसमें आ जाती है हमारी रेंटल इनकम। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी है? रेंटल इनकम। अब देखो रेंटल इनकम तो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड हुई होगी, लेकिन रेंटल इनकम पे तो प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा।
इस वजह से इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन हम रेंटल इनकम को अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस करेंगे और इसको कहां पर ऐड करेंगे, इसको प्रॉपर्टी इनकम में जो है इस पर टैक्स दिया जाएगा। दैट इज वाई रेंटल इनकम जो है एक डिसअलाउड इनकम है आपकी फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर ड्यू टू डबल टैक्सेशन। इसी तरीके से रेंटल इनकम के बाद आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड हुई होती है, लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट के पर्पस के लिए इंटरेस्ट इनकम को माइनस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे सेविंग इंटरेस्ट वाले बैंड्स और सेविंग इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगता है, हम इसको ट्रेडिंग इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फिर नंबर 3 जो हमारे पास इनकम है, दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड। अफाक में एक चीज पूछनी थी। जी जी प्लीज पूछे। ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है हमारा, ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे या उससे पहले जी ही जी, होगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब आप बना लोगे, उस स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आएगा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है आपका। वो प्रॉफिट तो अकाउंटिंग की पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक बना होगा, लेकिन टैक्स पर्सपेक्टिव से हमने उसको एडजस्ट करना होगा। और क्योंकि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना के अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो दिखा दिया, लेकिन जब आप टैक्स दोगे तो आपने उसको मजीद एडजस्ट करना होगा। ये वो वाली एडजस्टमेंट है। ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप अपना कोई एसेट बेच रहे हो, ये बात हमने अभी तक नहीं पढ़ी, आप सुन लें कि अगर हम कोई अपना फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, उस एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट और लॉस होता है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी जो है वो चार्ज किया जाता है। इसलिए हम इसको अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते। फिर इसके अलावा कैपिटल इंश्योरेंस रिसीट्स हमारे पास आ जाती हैं। कैपिटल, इस पर भी सीजीटी जो है वो लगता है, इसलिए हम इसको यहां नहीं लिखते। कैपिटल इंश्योरेंस रिसीट्स। ठीक है। और इसके बाद आखिरी जो है वो हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट पेड ऑन ओवर पेड टैक्सेस। ठीक है जी। तो सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवर पेड टैक्सेस है, पेड नहीं है। जब आप टैक्सेस ओवर पे कर देते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो इंटरेस्ट भी आपका ट्रेडिंग इनकम से रिलेट नहीं करता। तो याद रखिएगा, आपने जब भी आपको क्वेश्चन में अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन होगा, उस अकाउंटिंग प्रॉफिट से आपने ये 6 इनकम्स माइनस करनी है। क्यों माइनस करनी है? क्योंकि ये वो इनकम्स हैं जिस पर ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता, इन पर दूसरे तरह के टैक्सेस जो है वो कैलकुलेट होते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, कि भाई ट्रेडिंग इनकम पे भी आप टैक्स दे रहे हो इन पर और वैसे भी टैक्स दे रहे हो, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम जो है इनको एज अ डिस अलाउड इनकम ट्रीट करते हैं फ्रॉम और ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो याद रखिएगा, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट से ट्रेडिंग प्रॉफिट की तरफ आना है तो ये माइनस हो जाएंगी, और अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट से अकाउंटिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है तो ये ऐड बैक हो जाएंगी। आपको दोनों वर्किंग्स जो हैं वो याद होनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो अलाउ होते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट से हम बात कर लेते हैं अलाउड एक्सपेंडिचर्स की। अफाक नंबर, में जी जी दैट मीन्स रिवर्स वर्किंग होगी अगर इन केस ऑफ हम ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात करें। जी जी, इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरह की मतलब वर्किंग्स आ सकती हैं। मतलब जो चीज लेस हो रही होगी वो उधर ऐड हो जाएगी, जो इधर एग्जैक्टली ऐड हो रही होगी वो लेस। एग्जैक्टली ठीक है जी। अलाउड एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, ये आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट से जो है वो माइनस होते हैं। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आप माइनस
कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग जो इंशाल्लाह हमारा आई गेस एक दो चैप्टर्स के बाद चैप्टर हम इसका पढ़ेंगे, दैट इज कैपिटल अलाउंसेस। अब कैपिटल अलाउंसेस को ज्यादा डिटेल में नहीं हम यहाँ पढ़ते, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि कैपिटल अलाउंसेस क्या होते हैं। तो देखें, एज पर द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप अपने फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो। डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेट होता है, एचएमआरसी एस्टिमेट्स को नहीं मानती। वो कहती है कि ये जो एस्टिमेट्स आप करते हो इनमें गड़बड़ आप कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली मैनिपुलेशन होती है एस्टिमेट्स पे। तो जो एचएमआरसी है वो डेप्रिसिएशन को रिजेक्ट करती है। डेप्रिसिएशन की जगह वो एक अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है जिसको हम कैपिटल अलाउंसेस कहते हैं। तो आप यूं समझ लें कि कैपिटल अलाउंसेस होती डेप्रिसिएशन ही है, लेकिन टैक्स पर्पस के लिए या एचएमआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैपिटल अलाउंसेस लिखते हैं। तो आपके जो कैपिटल अलाउंसेस होते हैं वो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस होते हैं। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। और यहां पर आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि क्योंकि मैंने ये कहा कि डेप्रिसिएशन आपकी अलाउड नहीं है, विच मींस वो डिसअलाउड एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होगी और वो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक होगी। तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड बैक होती है टू गेट द ट्रेडिंग प्रॉफिट, एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट से आप कैपिटल अलाउंसेस माइनस करते हो इन ऑर्डर टू गेट द ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जो सेकंड चीज है जो हम माइनस करते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेमेंट्स। शॉर्ट टर्म लीज प्रीमियम पेमेंट। ठीक है, तो ये भी आपकी एज अ अलाउड एक्सपेंस माइनस होते हैं जब आप कुछ शॉर्ट टर्म लीज पे लेते हो। शॉर्ट टर्म लीज कौन सी होती है? जो लेस देन 50 ईयर्स आपकी काउंट होती है, दैट इज शॉर्ट टर्म लीज। और वो आपकी उसके ऊपर जो प्रीमियम पेमेंट्स आप पे करते हो, यू ऑलरेडी नो कि प्रीमियम पेमेंट्स क्या होता है, हमने प्रॉपर्टी इनकम में ऑलरेडी इस चीज को देखा हुआ है। तो उस पर वो जो आप जो भी एज अ प्रीमियम पेमेंट पे कर रहे हो लीज के लिए, वो आपकी अलाउड एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाएगी। फिर इसके अलावा जो थर्ड चीज है, दैट इज प्री ट्रेडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इनकर्ड सॉरी इनकर्ड 7 years prior to CONN commencement of trading। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वाले 7 सालों में अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंस किया है इस तरह से कि वो रेवेन्यू एक्सपेंस आपका इस बिजनेस से रिलेट करता है, तो वो भी आपका अलाउड एक्सपेंडिचर के तौर पर माइनस किया जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के 7 साल के अंदर अंदर कोई भी अपना ऐसा एक्सपेंस किया है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंस है और जो इस ट्रेडिंग इनकम सॉरी इस ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट कर रहा है, तो वो आपका जो एक्सपेंस होगा वो डिडक्ट कर दिया जाएगा एज अ अलाउड एक्सपेंडिचर फ्रॉम योर अकाउंटिंग प्रॉफिट टू गेट टुवर्ड्स द ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने देख ली कि डिसअलाउड इनकम कौन सी है और अलाउड। डिसअलाउड इनकम का मतलब है कि ये इनकम अलाउ नहीं होगी, इसको आपने डिडक्ट करना है। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, ये आप जो है वो डिडक्ट करते हो, और अलाउड एक्सपेंडिचर जो है ये भी आप जो है वो डिडक्ट करते हो। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करते हैं अलाउड इनकम की, कि ऐसी कौन सी इनकम है जो ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए उसमें ऐड होगी, यानी आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। तो नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं अलाउड इनकम। और अलाउड इनकम आपकी क्या होती है? आपकी ऐड होती है किस में? अकाउंटिंग प्रॉफिट में, इन ऑर्डर टू गेट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट। अच्छा जी। अब सबसे पहले जो है इसमें जो पहली बात आएगी, दैट इज ड्राइंग ऑफ स्टॉक बाय ओनर। अगर आपका ओनर जो है वो कोई चीज को अपने जो जो भी उसके शेयर्स वगैरह हैं, या जो भी अपने एज अ कैपिटल से जो चीजें ड्रॉ कर रहा है, तो वो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका ओनर आपके बिजनेस से या अपने बिजनेस से कुछ चीज ड्रॉ करता है एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, या अपने स्टॉक वगैरह से, या कुछ भी वो अपने बिजनेस से ड्राइंग्स के तौर पे लेके जाता है, तो वो आपके प्रॉफिट में ऐड बैक किया जाता है। फिर इसके अलावा अगर आपके, इसका ये भी आप देख लें कि अगर आपके ओनर को अपने कैपिटल से कोई रेवेन्यू आ रहा है, या अपने कैपिटल से कोई उसको बेनिफिट वगैरह मिल रहा है, तो वो बेनिफिट भी ड्राइंग ऑफ स्टॉक में ऐड किया जाएगा। अब इसमें आपने ये बात देखनी है कि ड्राइंग ऑफ स्टॉक में दो बातें हैं। पहली बात तो आपने ये देखनी है कि अगर तो आपकी ये जो ड्राइंग्स हैं ये अकाउंट्स में ऐड कर दी गई हैं, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दी गई हैं, इफ, या इसको हम यूं लिख लेते हैं, इफ एडेड इन अकाउंट्स। अगर तो आपकी ये जो ड्राइंग्स हैं ये आपके अकाउंट्स में ऐड कर दी गई हैं, तो फिर आपने ये बात याद रखनी है, ऐड प्रॉफिट एलिमेंट इन प्रॉफिट। ठीक है, अगर तो आपकी ड्राइंग्स जो हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड कर दी गई हैं, या अकाउंटिंग प्रॉफिट से वो एडजस्ट हो चुकी हैं, तो फिर आपने क्या करना है? आपने जो भी उन ड्राइंग से मिलने वाला जो प्रॉफिट था वो आपने इंक्लूड कर देना है, क्योंकि आपने एक चीज ड्रॉ कर ली है अपने बिजनेस से, उस पर अब आपको प्रॉफिट जो मिलना था वो नहीं मिलेगा। दैट इज वाई आपने उसका जो अफेक्ट है वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर आपने वो ड्राइंग्स अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की थी, तो फिर क्या होगा? अगर ये नो है तो आपने ऐड करना है सेलिंग, हम इसको लिख लेते हैं, ऐड सेलिंग प्राइस इन ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपका ओनर जो है वो स्टॉक्स वगैरह से कुछ ड्रॉ कर रहा है, या एज अ कैपिटल कुछ ड्रॉ कर रहा है, तो उसमें आपने ये देखना होगा कि अगर वो कैपिटल जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है अकाउंट्स में, तो उसका ट्रेडिंग, उसका जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो आपने रिकॉर्ड करना होगा। अगर तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ अभी तक अकाउंट्स में, तो आपने उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो अपने, यानी जितना भी वो सेल हो सकता होगा जितनी भी प्राइस का, वो आपने अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में इंक्लूड करना होगा। ये वाला कोई ये वाली जो इनकम है ये इतनी ज्यादा कोई यहाँ पर ये टैक्स के सब पेपर में इतनी ज्यादा डिस्कस होती नहीं है। ये ज्यादातर जो है वो एटीएक्स का सेक्शन है। अच्छा, अलाउड इनकम में हमारे पास फिलहाल यही है।
अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स की। अब ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ज़रा हम ध्यान से जो है वो देख लेते हैं कि डिसअलाउड एक्सपेंडिचर जो है वो कौन सा हमारे पास होता है। तो नंबर 4 हम बात करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। डिसअलाउड एक्सपेंड अलाउड इनकम में सिर्फ ड्राइंग ऑफ हाँ, स्टॉक बाय एक ही ऑनर है। ही है। जी जी, एक ही है, फिलहाल एक ही है। अच्छा, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर याद रखिएगा, ये क्या होंगे, ये ऐड होते हैं, ठीक है, आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में इन ऑर्डर टू गेट द ट्रेडिंग प्रॉफिट। अच्छा, एक मिनट बस। चल, ओके। अच्छा जी, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर में जो सबसे पहला हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाता है दैट इज जनरल एक्सपेंसेस। अच्छा जी, जनरल एक्सपेंसेस में देखिएगा कि आपको पता है एक्सपेंसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, अगर तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो मैं ऊपर भी बता चुका हूं, वो आपके क्या होंगे, वो आपके डिसअलाउड होंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लगेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। अब आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होता है उसमें से रेवेन्यू तो माइनस हुए ही होते हैं, मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी माइनस हुए होते हैं। तो आपने ये ध्यान से देखना होगा कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस हुआ है उसको वापस ऐड बैक करना है, और अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस नहीं हुआ तो उसको आपने माइनस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला था जनरल एक्सपेंसेस जिसमें आपने कैपिटल और रेवेन्यू की बात जो है वो करनी होगी। अब नंबर 2 इसमें हमारे पास आ जाता है डोनेशंस। अब डोनेशंस में भी जो है वो दो तरह की डोनेशंस होंगी। आपने ये देखना होगा कि अगर कोई भी डोनेशन जो है वो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए कोई डोनेशंस होंगी तो वो डिसअलाउड होंगी। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट से तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुकी होंगी बिकॉज दे विल बी ट्रीटेड एज अ डोनेशन। लेकिन आपने क्या करना है, अगर पॉलिटिकल कोई डोनेशंस माइनस हुई हुई हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से, उसको ऐड बैक करना होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी ट्रेडिंग प्रॉफिट। और अगर आप कोई चैरिटी कर रहे हो, और अगर आप जो है कोई चैरिटी वगैरह कर रहे हो, सच एज आप चैरिटी कर रहे हो, आप रिलीजियस डोनेशंस कर रहे हो, ठीक है, चैरिटी या रिलीजियस डोनेशंस जो है वो आपकी अलाउड होती हैं। ठीक है, अगर आपने कोई चैरिटी में डोनेट किया, कोई रिलीजियस एजुकेशन पर्पस के लिए डोनेट किया, कल्चरल पर्पस के लिए डोनेट किया, तो ये आपकी डोनेशन अलाउड होंगी। लेकिन उसमें आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि ये आपकी जो है ना, जो ये अलाउड तब होंगी जब ये एक रीजनेबल अमाउंट की है। यानी ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ही अपना उठा के जो है वो चैरिटी में दे दो इस नीयत से कभी मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट जीरो हो जाए। ये आपकी रीजनेबल अमाउंट की होनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें जो आपने याद रखनी है दैट इज ये आपकी लोकल कम्युनिटी के लिए ही होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल डोनेशंस इसमें इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो आपकी डोनेशन के केस में पॉलिटिकल पार्टी वाली डोनेशन डिसअलाउड हो जाएंगी। और अलाउड कौन सी होंगी, चैरिटी, रिलीजियस, अनटिल एंड अनलेस वो रिलीजियस सॉरी वो रीजनेबल अमाउंट की हैं तब अलाउड होंगी, और वो आप अपनी लोकल कम्युनिटी को दे रहे हो तो तब ही वो आपकी अलाउड होंगी। अच्छा, फिर इसके बाद हम जो थर्ड नंबर पे बात करते हैं दैट इज, यहां पर देख लेते हैं नंबर 3, लीगल फीस। अच्छा जी,
अब याद रखिएगा कि लीगल फी के केस में अगर तो लीगल फी जो है वो बिजनेस से रिलेट कर रही है या किसी लीज के रिन्यूअल से रिलेट कर रही है, यानी आपने याद रखना है अगर ये बिजनेस से रिलेट कर रही है लीगल फीस या लीज रिन्यूअल से रिलेट कर रही है तो ये अलाउड होगी। ठीक है, यानी अगर बिजनेस से कोई लीगल रिलेट कर रही है फीस या लीज रिन्यूअल से रिलेट कर रही है तो अलाउड होगी। लेकिन अगर आपकी जो है वो ये रिलेट कर रही है, नॉन करंट एसेट से रिलेट कर रही है या शेयर से रिलेट कर रही है, क्योंकि देखो जब आप एसेट्स खरीदोगे तब भी कोई लीगल फी आपको देनी पड़ेगी और अगर शेयर्स इशू करोगे तब भी कोई ना कोई लीगल फीस इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में ये क्या हो जाती है, ये डिस अलाउड हो जाती है। ठीक है, लीगल फीस बिजनेस और लीज रिन्यूअल में अलाउड होगी, नॉन करंट एसेट और शेयर्स के केस में जो है ये डिस अलाउड हो जाएगी। अच्छा, फिर नंबर 3 लीगल फीस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज फाइन एंड पेनल्टीज। नंबर 4 जो है हमारे पास आ जाता है फाइन एंड पेनल्टी। फाइन्स एंड पेनल्टीज। अच्छा, अब फाइन्स एंड पेनल्टीज में आपने याद रखना है कि अगर आपने कोई एम्प्लॉयज वगैरह जो है वो हायर किए हैं और इन एम्प्लॉयज के कार पार्किंग फाइन्स हैं, कार पार्किंग, ये आपके अलाउड होंगे। जी जी। ये जो जितने आपने अभी बुलेट पॉइंट्स लिखवाए ये सारे कैप्लान में मेंशन है। आई आई गेस इसमें से कैपिटल में कुछ मेंशन होंगे, कुछ शायद नहीं है, मैक्सिमम मेंशन ही होंगे। ऑल अदर फाइन्स जो हैं, इसके अलावा जितने भी फाइन्स हैं वो आपके डिस अलाउड हो जाते हैं, यानी सिर्फ आपकी कार पार्किंग रिलेटेड फाइन्स, वो भी अगर आपके एम्प्लॉयज को आ रहे हैं तो वो आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में से माइनस कर, सॉरी अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस कर दोगे, वो अलाउड होंगे। उसके अलावा जितने भी फाइन्स अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस हुए होंगे वो आप माइनस नहीं कर सकते, वो आपने ऐड बैक करने होंगे। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जो नंबर 5 पे हमारे पास आ रहा है दैट इज एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट में आपने ये बात याद रखनी है कि अगर वो एंटरटेनमेंट जो है वो कस्टमर और सप्लायर्स की हो रही है, यानी अगर आपने कस्टमर्स बनाने हैं और उन कस्टमर्स की या अपने सप्लायर्स की अगर आप कर रहे हो, कस्टमर या सप्लायर की अगर जो है एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो ये डिस अलाउड हो जाएगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयज की एंटरटेनमेंट कर रहे हो, उनको कोई आपने लंच फैसिलिटी दी हुई है, कोई ड्रिंक फैसिलिटी वगैरह दी हुई है, तो वो आपकी अलाउड हो जाएगी। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट में कस्टमर्स वगैरह की डिसअलाउड है और एम्प्लॉय की आपकी अलाउड हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो गिफ्ट्स की बात आ जाती है। अच्छा, अब गिफ्ट्स अगर आपने एम्प्लॉयमेंट इनकम में भी ये बात देखी थी कि अगर गिफ्ट्स जो हैं हम एम्प्लॉय को देते हैं तो वो अलाउड एक्सपेंस हैं। ठीक है, तो अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो तो ये आपका अलाउड हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो आप अगर गिफ्ट्स दे रहे हो कस्टमर और सप्लायर को, उसमें फिर कुछ शर्त वगैरह है, तो वो हम देख लेते हैं क्या है कि अगर कस्टमर या सप्लायर को आप अगर गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, वो कब अलाउड होंगे, वो तब अलाउड होंगे, आप यहां पर इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, अलाउड
इफ, अब आपने ये तीन बातें याद रखनी होगी और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में काफी आती हैं। वो ये है कि आप जो गिफ्ट अपने सप्लायर या कस्टमर को दे रहे हो, उसकी जो अमाउंट है वो आपकी 50 पाउंड्स या इससे कम की होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो अमाउंट है वो 50 पाउंड या इससे कम की होनी चाहिए उस गिफ्ट की। उस गिफ्ट पर आपकी बिजनेस का कोई ट्रेडमार्क होना चाहिए, आपके बिजनेस की कोई प्रमोशन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके के जो है वो आप गिफ्ट जो है वो दे सकते हो। तो प्रमोशनल गिफ्ट जो है अलाउड होते हैं विद एनी ट्रेड साइन। ठीक है, अगर कोई ट्रेड साइन वगैरह आ रहा है और ऐसा गिफ्ट जिससे बज़ाहिर पता चल रहा है कि ये गिफ्ट फलां बिजनेस की तरफ से, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर टिश्यूज पे, अक्सर पेन्स पे, अक्सर बॉक्सेस पे, गिफ्ट हैम्पर्स पे कंपनी के लोगोस प्रिंट हुए हुए होते हैं। तो इस तरीके के जो गिफ्ट हैं जो लेस देन 50 पाउंड भी हो, अपना ट्रेड साइन भी उसमें आ रहा हो, वो आपके अलाउड होंगे। लेकिन इस गिफ्ट में कोई भी आपका फूड या ड्रिंकिंग आइटम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आप याद रख लें कि डू नॉट हैव फूड, ड्रिंक, टोबैको आइटम। ठीक है, ऐसा कोई आइटम ना हो, या फिर आप इसमें ये भी ऐड कर दें, और वाउचर्स भी नहीं होने चाहिए, VOUCHER वाउचर्स। और एक्सचेंजेबल गुड्स, ऐसी चीजें ना हो जिनको आप बाद में एक्सचेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर ये चीजें नहीं हैं तो ही आपके गिफ्ट्स जो हैं वो अलाउड होंगे। कस्टमर सप्लायर को गिफ्ट्स डिस अलाउड होते हैं, लेकिन अगर वो गिफ्ट 50 पाउंड से कम है, उस पर कोई ट्रेड साइन है आपके बिजनेस का, या फिर उसमें कोई फूड ड्रिंक आइटम नहीं है, तो वो आपका अलाउड हो जाएगा। अब देखो, अगर कोई गिफ्ट है जिसकी अमाउंट 50 पाउंड से ज्यादा है, वो ऑटोमेटिकली डिसअलाउड हो जाएगा। अगर कोई गिफ्ट है जिस पर आपका ट्रेड साइन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिसअलाउड हो जाएगा। अगर कोई ऐसा गिफ्ट है जिसमें आपने कोई फूड आइटम या ड्रिंकिंग आइटम दिया हुआ है, तो या कोई आपने वाउचर्स वगैरह दे दिए हैं, तो वो सारे के सारे आपके डिस अलाउड जो है वो कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था और ये अक्सर एग्जाम में टेस्ट होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं, एंड दैट इज जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 8, दैट इज फी एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, फी एंड सब्सक्रिप्शन के केस में याद रखिएगा, अगर कोई ट्रेड रिलेटेड फीस हैं, अगर ट्रेड रिलेटेड सब्सक्रिप्शंस हैं तो अलाउड होंगी, और अगर ट्रेड रिलेटेड नहीं है तो डिस अलाउड हो जाएंगी। रिलेटेड टू ट्रेड अलाउड हो जाएगा, एंड नॉट ट्रेड रिलेटेड है, TR8 चलो जो भी है, रिलेटेड डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड रिलेटेड से क्या मतलब होगा कि अगर आपने कोई लाइसेंस रिन्यू करवा दिया, आपने जो है वो लेट्स से अपने बिजनेस की कोई प्रोडक्ट्स वगैरह की कोई टेस्टिंग करवा दी, ठीक है, उनको कुछ सर्वे वगैरह करवा दिया, तो ये जो ट्रेड रिलेटेड आइटम्स, सॉरी फीस वगैरह होती है, ये आपकी जो है वो अलाउड हो जाती है। अगर आपने कोई क्वालिटी एश्योरेंस को बुलाया जिस जो जो आपके फूड को टेस्ट कर रहा है, तो ये वाली जो फीस वगैरह होगी ये भी आपकी अलाउड ट्रीट की जाएगी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है पॉइंट नंबर 8, वो कितना ज्यादा तो आता नहीं है वैसे, लेकिन लिख लेते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। नंबर 9 हम लिख लेते हैं, इंटरेस्ट एंड इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ लोन। अगर कोई ऐसा लोन है जिस पर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो
और वो इंटरेस्ट जो है वो ट्रेड रिलेटेड लोन था, अगर ट्रेड रिलेटेड है तो अलाउड होगा, और अगर नॉन ट्रेड रिलेटेड है तो डिसअलाउड हो जाएगा। अब ये सारी बातें जो हैं आपके पास लिखी होनी चाहिए, ताकि जब आप इसका क्वेश्चन करें, ऑब्वियसली याद सारी तो सारी नहीं रहती, लेकिन यह कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपकी ये चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी। अच्छा, फिर इसके अलावा जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि फ़ी और रजिस्ट्रेशन में के ट्रेड रिलेटेड जो बातें हैं, इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, सच एज कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गई, इसके अलावा जो है कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पेटेंट्स, जिससे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, कॉपीराइट्स, इन सब ये सारी जो चीजें हैं ये सारी आपकी क्या होती हैं, ये सारी आपकी अलाउड होती हैं। ठीक है, ये आपके अलाउड एक्सपेंस है, यानी आप अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से, ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस हुए भी होंगे, लेकिन अगर चलो नहीं हुए हैं तो आपने इनको माइनस करना होगा। ठीक है, फिर नंबर 11 पे हमारे पास आ जाता है लॉस ड्यू टू थेफ्ट बाय एम्प्लॉय। अगर आपके एम्प्लॉय ने कोई चोरी वगैरह कर दी है और उससे आपको कोई लॉस हुआ है तो वो भी आपका अलाउड हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके अलावा याद रखिएगा, जैसे मैंने फाइन्स में आपको ऊपर बताया था तो उसकी थोड़ी सी मजीद क्लैरिफिकेशन है। फाइन्स ड्यू टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, तो ये आपकी डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ पार्किंग वाले फाइन्स अलाउड हो, पार्किंग वाले फाइन्स आपके अलाउड होते हैं, और पार्किंग वाले जो फाइन्स हैं आपके अलाउड हैं, बाकी जो है वो सारे आपके डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है, पार्किंग वाले फाइन्स भी लाइक जो आपके एम्प्लॉय आपको आपके लिए जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो है याद रखिएगा, नंबर 13, अगर आप अपने एम्प्लॉयज के लिए जो है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, अगर आप अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पे पेंशन स्कीम, उनकी पेंशन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये भी एक अलाउड एक्सपेंस होता है। अब ये क्यों अलाउड होता है? ताकि एम्प्लॉयर्स को एनकरेज किया जा सके कि हाँ वो अपने एम्प्लॉयज की पेंशन स्कीम में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है आप अगर कह दो कि आप लेट्स से कोई पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहे हो, तो सैलरीज पेड टू पार्टनर, पेड टू पार्टनर्स, सैलरीज पेड टू पार्टनर, एंड इसके अलावा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम पार्टनरशिप में भी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए लिख लें सैलरीज पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका डिसअलाउड होता है, ये अलाउ नहीं होता। अच्छा जी। फिर आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके अलावा एक और पॉइंट जो है वो इसमें आ रहा है, दैट इज 14, 15 है। अगर हम बैड डेट्स, ओहो, अगर हम बैड डेट्स की बात करें, अगर हम बैड डेट्स की बात करें तो बैड डेट्स जो हैं या प्रोविजंस आपकी जो होती है, बैड डेट्स या प्रोविजन दोनों का नाम इसमें आप लिख लें, और प्रोविजन, अगर तो ये ट्रेड रिलेटेड है तो अलाउड होंगे सिंपल, और अगर नॉट ट्रेड रिलेटेड हैं
तो ये आपके डिसअलाउड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सिंपल है, ट्रेड रिलेटेड प्रोविजंस अलाउड हैं, नॉट ट्रेड रिलेटेड जो है ये आपके डिसअलाउड हो जाएंगे। अच्छा जी। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाती हैं, इसके अलावा हम और, अच्छा इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर देते हैं जो ऑल्दो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको हम एनआईसी भी कहते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको हम एन आई सी भी कहते हैं। इसका सिर्फ पॉइंट लिखे, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस होती हैं। तो उसमें से आपने याद रखना है कि क्लास वन एंड, इसको हम यूं लिख लेते हैं कि क्लास वन एंड, ओहो, क्लास वन एंड वन ए, ये वाली इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड होती हैं। ठीक है, क्लास वन और वन ए में अगर आप लेकर आ रहे हो, और क्लास फोर की जो इंश्योरेंस होती है वो डिसअलाउड होती है। क्लास फोर की जो है वो डिसअलाउड होती है। अब ये क्लास वन वन ए ये क्या है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसको फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है। बस आप सिर्फ अपने पास नोट कर लें, ताकि आपको ये पता होना चाहिए, और ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पे लाजमी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता होता है, इंश्योरेंस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, नंबर 17, बस खत्म होने वाले हैं, 5 से 6 रह गए हैं सिर्फ। नंबर 17 जो है उसमें हमारे पास आ रहा है लीज रेंटल रिलेटेड टू द कार, लीज रेंटल रिलेटेड टू कार। अब इसमें भी वही कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वाली हम बात करेंगे, कि अगर जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है, CO2 एमिशन, अगर वो लेस देन या इक्वल्स टू 50 ग्राम्स पर किलोमीटर हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 50 ग्राम्स या उससे कम है, तो इस केस में जो आपका बिजनेस पोर्शन होता है ना, बिजनेस पोर्शन या बिजनेस यूज पोर्शन जो है वो अलाउड होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपकी गाड़ी जो है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 50 ग्राम्स पर किलोमीटर से कम है, तो उस गाड़ी का अगर सिर्फ बिजनेस यूज हो रहा है फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बिजनेस और प्राइवेट यूज दोनों हो रहा है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे, तो उसमें से सिर्फ बिजनेस यूज वाला जो सेक्शन होगा वो आपका अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है वो 50 ग्राम्स पर ग्राम पर किलोमीटर से ज्यादा की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, तो फिर आपने याद रखना है कि 50%, ये पहले 10% हुआ करता था, 50% ऑफ बिजनेस पोर्शन जो है वो अलाउड होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पोर्शन इज अलाउड। ठीक है, कि अगर आपकी गाड़ी का ALLOWED अलाउड, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी जो है वो 50 ग्राम से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है, तो उसका जितना भी बिजनेस यूज हो रहा है, उस बिजनेस का सिर्फ 15% जो है वो आपका अलाउड होगा, बाकी जो है आपका सारा डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा, फिर नंबर 18 पे हम देख लेते हैं, हमारे पास है पर्सनल एलिमेंट्स। अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, चाहे वो गाड़ी का पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं या किसी भी चीज के पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आपके सारे क्या होते हैं, डिसअलाउड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप खुद के कोई एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो, वो सारे वो सारे जो है आपके अलाउड, डिसअलाउड सॉरी, हो जाते हैं। फिर रीलोकेशन एक्सपेंडिचर्स, अगर आप अपना बिजनेस रीलोकेट कर रहे हो,
रीलोकेशन एक्सपेंडिचर्स, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, अलाउड हो जाते हैं। फिर इसके अलावा जो है अगर आप जो है नंबर 20, अगर आप अपने एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स करवा रहे हो, ओहो, एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स हैं, इसके अलावा कोई आप वर्कशॉप्स करवा रहे हो, तो ये सारी की सारी अगर तो बिजनेस पर्पस के लिए हैं तो ही अलाउड हो जाएंगी। ठीक है जी। फिर इसके अलावा जो है, अगर आप कोई काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज की, तो वो भी आपकी अलाउड हो जाती हैं। ठीक है जी। तो ये सारे आपके वो एक्सपेंडिचर्स हैं, यहाँ जी खत्म हो गए हैं। ये सारे आपके वो एक्सपेंडिचर्स थे जो कि आपके अलाउड होते हैं एज पर दी ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है। तो आपका ओवर द वीकेंड बस यही काम होगा कि इनको गो थ्रू करना है, और जैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम के हमने जो वो बातें की थी कि कौन से बेनिफिट्स एग्जाम्प्ट होंगे, कौन से टैक्सेबल होंगे, इसी तरीके से ट्रेडिंग इनकम की भी ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है, वो ये है, ऑल्दो आसान तो नहीं है बट ये है कि आप ऑन डेली बेसिस इसको एक न गो थ्रू कर लें, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही हमने करना था, जिसमें हमने सिर्फ जो है ये चीजें लिखनी थी जो कि ट्रेडिंग इनकम के तौर, ट्रेडिंग प्रॉफिट में से अलाउड होंगी और ट्रेडिंग प्रॉफिट से डिसअलाउड हो जाएंगी। तो जब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मंडे को, जब हम आगे इसका पढ़ेंगे अक्रूवल और कैश बेसिस, तो उनमें हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं, कौन से डिसअलाउड, तो हमें जो है वो ज्यादा आसानी होगी। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अफाक भाई, ये जितने आपने पॉइंट्स लिखवाए हैं, जैसे आपने भी बताया कि ये इट सीम्स टू बी कि ये याद रखना आसान नहीं है। तो जैसे हम जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे न्यूमेरिकल, तो उस तरह से मे बी आई गेस चीज़ें याद होती चली जाएंगी। हाँ, उसको उस करने का तरीका ये है कि आपके पास ये किसी एक पेज पर सारे लिखे होने चाहिए। आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो उस पेज को अपनी लेफ्ट साइड पे रखो, सवाल को देखो, सवाल में जोन सा भी पॉइंट आ रहा है उसको इसमें से सर्च कर लो, ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा अच्छा ये डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, ये अलाउड एक्सपेंडिचर है। आप वो सवाल देख के करो, ये ज्यादा आसान तरीका है इसको याद रखने का। और ऑन डेली बेसिस अगर आप 1-2 मिनट जो है सिर्फ इसकी लिस्ट को एक दफा पढ़ भी लेते हो ना, तो पेपर तक आपको, चलो अगर 25 मैंने लिखवाए हैं तो पेपर तक आपको 21-22 तो याद रह ही जाएंगे। तो ये भी एक इसका तरीका है। ठीक है। तो आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं। आज हमने डिस्कस किया ट्रेडिंग प्रॉफिट। हमने ये कहा कि जब आपका काउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है, उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स हमने करनी होती हैं, और वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होता है। अब सबसे पहले हमने डिसअलाउड इनकम को डिडक्ट करना है। क्या रीजंस हैं डिसअलाउड इनकम्स को डिडक्ट करने की? कि इन इनकम्स पर ऑलरेडी दूसरा टैक्स चार्ज हो चुका होता है। अलाउड एक्सपेंडिचर को हम डिडक्ट करेंगे। ये सारे 3 अलाउड एक्सपेंडिचर थे, इसके अलावा जो भी मैंने आपको लिस्ट लिखवाई है उसमें से भी काफी अलाउड एक्सपेंडिचर्स थे जो 90% ऑफ द केसेस अकाउंटिंग प्रॉफिट से पहले ही माइनस हो चुके होंगे, तो उसके लिए एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है, वो आपको ये कह देता है कि भाई एक ट्रेनी अकाउंटेंट था, उसने प्रिपेयर किया है और उसने कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट, सॉरी कुछ एक्सपेंडिचर्स माइनस नहीं किए, तो फिर उस केस में आपको वो एक्सपेंडिचर्स खुद माइनस करने होते हैं। ठीक है। तो आपने बस ये कोशिश करनी है कि आप इसको जो है कहीं अपने पास लिख लें, और साथ ही साथ इसको बस रिवाइज करते रहें ओवर द वीकेंड। पेंशन के चैप्टर्स के क्वेश्चन जो है वो लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मंडे को इंशाल्लाह